Hello students, welcome to our physics lecture for 9th standard. Today is the day for the last lecture of the gravitation. In the previous lecture we have done with the thrust and pressure. Now it's time to do the last one topic, that is Archimedes principle, related problems and the relative density. First of all, Archimedes principle. According to the Archimedes principle, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बायोइंट फोर्स एंड बायोएंसी के बारे में पढ़ा था, एंड ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी उसी बायोइंट फोर्स के साथ रिलेटेड है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शली मतलब आधा या थोड़े ज्यादा से कम एंड होली मतलब फुली उसको हम इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, तो वो एक बायोइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अप थ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगी, जिसकी वजह से वो अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी एंड वो जो अपथ्रस्ट उस पर लगेगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है अपने वेट से. ओके, सो द बायोइंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक बकेट है आपके पास पानी से भरी हुई, उसमें आपने एक मग को इमर्ज किया. ओके, पूरी फुल भरी हुई है वो पानी से, मग को आपने इमर्ज किया और मग को इमर्ज करते हुए उसमें से थोड़ा सा पानी गिर गया बाल्टी में से. ओके, तो वो जितना वेट उसने डिस्प्लेस किया है लिक्विड का, जितना वो लिक्विड नीचे गिरा है बाल्टी से उस मग के अंदर जाने से बाल्टी में, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑफ ऑब्जेक्ट वही इक्वल होगा किसके? बायोएंट फोर्स के और अप थ्रस्ट के, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं. और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज इक्वल टू इट्स वेट. किसका वेट? लिक्विड का, जो उसने डिस्प्लेस किया है बाय द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट. इमर्ज का मतलब होना है डुबोना. ओके, इमर्ज करना उसको पानी में. नेक्स्ट, इवन गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देम, एंड इट इज अ बायोएंट फोर्स due to which displaced air which makes a balloon rise in air. बैलून हवा में अगर गैसेस वाला हो तो वो उड़ता ही है. अगर वो बिना गैस के भी बहुत ज्यादा लाइट वेट का होता है, उसको ऐसे भी रख दो हवा का झोंका है तो वो थोड़े से उड़ने की, डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा. सो दिस इज द बायोएंट फोर्स, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेस कर रहा है एयर को अपने मास की वजह से, तो वो उसको हवा जो है उसको राइज करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि इसके साथ हम किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर्स, जो है वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती हैं. एक्चुअली हाइड्रोमीटर से हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं. सो हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज लेक्टोमीटर. लेक्टोमीटर्स बेसिकली मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होते हैं. दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. And Archimedes principle is also used in designing ships and submarines. क्योंकि उन्हीं की ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इसलिए यूज होता है ताकि जो शिप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि शिप्स जिसमें जो शिप्स और सबमरीन्स हैं जिस भी रिवर, लेक्स या सीज, ओशंस में छोड़ी जा रही हैं, उसके हिसाब से उनकी डेंसिटी जो है उसका फर्क सही से उस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगे और उनको कोई भी डैमेज ना हो. ओके, सो वाइल डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी है. नेक्स्ट इज वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड में ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है और सिंक कर रहा है तो वो कैसे करेगा? अगर तो उस पर जो अपथ्रस्ट लग रही है वो उसके वेट, ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उससे कम है, यानी कि पानी जितनी फोर्स लगा रहा है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, यानी कि ऑब्जेक्ट अब भारी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड. अगर अपथ्रस्ट
वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल है, यानी कि वो उसको बैलेंस कर रही है। अपथ्रस्ट जो पानी नीचे की तरफ से लगा रहा है, जैसे कि पहले लेक्चर्स में शो किया गया था आपको। सो अपथ्रस्ट जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा पानी में, क्योंकि बोथ द फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। और अगर तो अपथ्रस्ट इक्वल है तो भी बैलेंस करेगा, और अगर अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है, नीचे की फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, ओके, तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट पहले तो राइज करेगा, पानी में कम से कम डूबेगा वो, एंड देन इट विल फ्लोट। So there are three conditions under which you can say that why objects float or sink, and it's related to the upthrust. यही तीन कंडीशंस हम डेंसिटी के साथ भी रिलेशन में लेके करेंगे। उससे पहले कंसेप्चुअल, दैट हाउ डज अ बोट फ्लोट इन अ वाटर। अ बोट इज केप्ट फ्लोट इन अ वाटर बाय एन अपवर्ड फोर्स फ्रॉम द वाटर, दैट इज बायोवेंट फोर्स। तो इसका आंसर आप इससे रिलेशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिवर या इमर्ज्ड लिक्विड में फ्लोट करना, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड से, इसका मतलब वो लाइटर है, लाइट वेट है। डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की लिक्विड से, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ओके। अगर डेंसिटी इक्वल है तो भी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हेवियर आ गया, ओके, उसका मास बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा आ गया एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस two cases, so that means it will sink in a liquid. Make sure कि यहाँ पे अगर upthrust कम है तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, अगर डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बेसिकली इसको आपने वेट से रिलेटेड करना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर तो अपथ्रस्ट कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भारी है, पानी उस पे नीचे से कम फोर्स लगा रहा है, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। पर अगर डेंसिटी कम है लिक्विड से, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लाइटर इन वेट है, दैट इज व्हाई इट इज फ्लोटिंग ऑन द immersed liquid in which it is immersed and on which it is floating. नेक्स्ट, वाई शिप्स फ्लोट, इसका रीजन आ सकता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन दैट अब जो शिप्स हैं वो हैवी आयरन की बनी होती हैं, विच इज अ सॉलिड वन, तो वो कैसे फ्लोट करती हैं जबकि वो मेटल्स की बनी होती हैं। तो इसका रीजन भी यही है कि पहला रीजन तो यही है कि हैवी शिप्स फ्लोट एज इट डिस्प्लेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, which provides a great upward force, or which is known as upward thrust, and it is also known as buoyant force to keep it afloat. जो शिप है, हैवी शिप्स हैं, जैसे कि उनका वेट अगर हम ले तो उसके हिसाब से तो हम रिलेटिव डेंसिटी में चलेंगे, पर अगर हम बायोवेंट फोर्स ले, इसके दो जो रीजन है वो हो सकते हैं। अगर तो आपको पूछा हुआ है सिंपली वाई शिप्स फ्लोट, सो इट इज सफिशिएंट टू राइट इट एज, बट अगर आपको पूछा गया दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, सो व्हाई इट इज फ्लोटिंग इन वाटर, गिव रीजन, तो आपको एवरेज डेंसिटी से रिलेटेड देना है। कैसे? अगर तो हैवी शिप्स है, फ्लोट कर रही है, तो क्या है, जो हैवी शिप्स है वो डिस्प्लेस भी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर करेंगी, यानी कि जो हैवी शिप्स हैं अब उन पे बायोवेंट फोर्स भी ज्यादा लगेगी, बिकॉज उन्होंने पानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया है, बहुत ज्यादा लार्ज वेट ऑफ वाटर इज displaced by these heavy ships. So in this case buoyant force is also large to keep it afloat. सेकेंड रीजन क्या है कि अगर शिप्स जो है मेड, आपको आया कि कंसेप्चुअल दैट इफ शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, शिप्स वैसे भी आयरन और स्टील की बनी होती हैं, सो उस हिसाब से अगर आपको आंसर देना है तो आप एवरेज डेंसिटी को लेके चलोगे, क्योंकि जो आयरन और स्टील की तो वो ठीक है बनी होती हैं, पर उनमें काफी सारे स्पेसेस होते हैं। देखो जो शिप्स होती हैं वो एक सॉलिड मटेरियल की जरूर बनी होती हैं, पर एक अंदर से सॉलिड नहीं होती। अगर सॉलिड होंगे तो लोग कैसे आएंगे बीच में उसके, इट इज अ होलो वन, है ना, अंदर से तो, बीच में से तो वो खाली होती है ना, जिसमें स्पेसेस बनी होती हैं लोगों के लिए। तो इसी हिसाब से उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कम हो जाती है एज दैट ऑफ वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर स्पेस इन इट, क्योंकि वो बिल्कुल ही सॉलिड नहीं होती है, उसमें शिप्स में
होल्स होते हैं जो कि एयर उसमें प्रेजेंट करती है अपवर्ड से. सो दैट इज व्हाई इन दिस वे द एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. और होलो क्यों होती है? होलो नहीं होगी तो फिर शिप में बैठेगा कौन? Okay, so ships are made of iron and steel. Yes, obviously it is sure, but जो ships हैं उनमें large amount of air spaces present होती हैं, जिसकी वजह से उसकी average density जो है पानी से बहुत कम हो जाती है. That is why it is keep afloat in water. सो दो रीजंस हो गए. एक तो ये कि उसकी बायंट फोर्स बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर दिया. सेकेंड रीजन ये कि उसमें स्पेस बनी होती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, बट स्टिल इट इज होलो फ्रॉम इनसाइड. होलो फ्रॉम इनसाइड. That is why its average density became less than that of water. That is why ships float. Okay. Next is the density. अब सब जगह डेंसिटी की बात हो रही है. डेंसिटी का भी पता होना चाहिए आपको. व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? सो डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. एंड मास को आप मेजर करते हो किलोग्राम्स में. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सभी लेंथ हो गई तो इट भी मीटर क्यूब ना. लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में. सो वॉल्यूम इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब. बट ये डिनोमिनेटर में है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, इसका मतलब होता है पर. ये जो आपका स्लैश दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर इनवर्स क्यूब. okay, kg meter inverse cube. So I say unit of density is kg meter inverse cube or kilogram per meter cube because it is in the denominator. क्या? volume. नेक्स्ट इज डेंसिटी जो है गिवन सब्सटेंस की, हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को डिटरमिन कर सकें. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव डेंसिटी. अब डेंसिटी की तो बात हो गई, दैट इज इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज अप to make a myth that the density or the relative density is same. No, relative density and density is not same as follows, that density is the ratio of mass divided by volume, but the relative density, it is a ratio of density of substance to the density of water. अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को डिटरमिन रेशियो ली जाए उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हम उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे. दैट इज वाई कंसेप्चुअल्स में जो भी चीजें फ्लोट करती हैं, सिंक करती हैं, उसमें हम रिलेटिव डेंसिटी टर्म लेते हैं, डेंसिटी सिर्फ टर्म नहीं लेते. So relative density is the ratio of density to that of water. That means density of substance divided by density of water. One numerical is there. Relative density silver की आपको given है, that is 10.8, and if density of water be 1.0 into 10 raised to power 3 kilogram per meter cube, so we have to calculate the density of silver in SI units. As you know, relative density is equal to density of substance divided by density of water. अच्छा, मैंने यहाँ पे units की बात क्यों नहीं की? क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी. तो जितने यूनिट्स ऊपर होंगे उतने यूनिट्स नीचे होंगे, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और अगर हम रिलेटिव किसी भी चीज की बात करते हैं, सो इट इज अ रेशियो, बेसिकली इट हैव नो यूनिट्स. ओके, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी. इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जब सिल्वर की दी गई तो यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं है, सीधा लिखा हुआ है बेटे 10.8. ये चीजें छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो लेट्स, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है सिल्वर की, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी प्लेस पे पुट कर दिया 10.8. और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर लिख दिया इसकी प्लेस पे. डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे गिवन है 1 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. ये सेम होती है हर केस में. ओके, सो यू कैन टेक 1 into 10 raised to power 3, that is 1000 kg per meter cube, density of water. Okay, so that will be the 1 into 10 raised to power 3. सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या आ जाएगी? यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10.8 इंटू 1.0 इंटू 10 टू पावर 3, 1 से मल्टीप्लाई किया, वही रह जाएगा 10.8 इंटू 10 टू पावर 3 kg per meter cube. That's it. Thank you so much.